हेलो एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि वेयर डू पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, है ना। तो वो हमने देखा कि लोग ज़्यादातर रिवर के जो बैंक होती है यानी कि किनारा होता है वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉरेस्ट के आसपास, है ना। अब देखते हैं कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज लोग ट्रैवल यानी कि यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मैप 1 को देखो। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज यानी कि पहाड़ियाँ, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, और समुद्र इस सब कॉन्टिनेंट की नेचुरल फ्रंटियर यानी कि प्राकृतिक, फ्रंटियर यानी कि एक सीमा, एक बॉर्डर, उसका निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन फ्रंटियर्स, सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं सेटल हो गए, यानी कि बस गए, यहीं रह गए। लोगों के इस मूवमेंट ने हमारी कल्चरल जो ट्रेडिशन होती है उसको एनरिच किया, यानी कि जैसे हम सांस्कृतिक जो परंपराओं था उसको डेवलप किया, समृद्ध किया, बढ़ाया, अच्छा किया। कई सौ सालों से लोग कार्विंग स्टोन्स यानी कि पत्थरों को कार्व करना, तराशना, कंपोजिंग म्यूज़िक, है ना, संगीत को रचना, और यहाँ तक कि कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाने के नए तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के आइडियाज़, विचारों को अपनाते रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। अपने देश के लिए हम इंडिया या भारत जैसे नामों का यूज़ करते हैं। इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, सिंधु रिवर है ना वो। अपने एटलस में ईरान और ग्रीस का भी पता लगाओ। लगभग 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानियों और ग्रीस ने सिंधु को हिंदूस या इंडोस, और इस नदी के ईस्ट में जो स्थित लैंड को इंडिया कहा जाता है। तो इसीलिए भारत जैसे देश का नाम इंडिया रखा गया। भारत नाम का उपयोग नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया जाता था। भरत, इस ग्रुप ऑफ पीपल का उल्लेख संस्कृत की अर्लीस्ट कंपोजिशन यानी कि लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेदा में भी मिलता है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंडिंग आउट्स अबाउट द पास्ट के बारे में हम कैसे पता लगाएं। तो पास्ट की जानकारी हम कई तरह से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनमें से एक तरीका पास्ट में लिखी गई बुक्स को ढूंढना और पढ़ना होता है। ये बुक्स हाथ से लिखी होने के कारण मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती है। जो हाथ से लिखी होती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट की जाती है। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है मेन्यू का मतलब होता है हाथ, और वहाँ से निकला है ये मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कि जो लिखा हुआ, लिखावट जिसे हम कहते हो। ये मैन्युस्क्रिप्ट पहले पाम लीव्स जैसे हम ताड़पत्री कहते हैं, राइट, और या हिमालय के एरियाज़ में उगने वाले बिर्च यानी कि जिसे बोझ कहते हैं हम, बोझ गुजराती में हम बोझ कहते हैं। सो उस नाम की पेड़ की जो छाल होती है उसको एक विशेष तरीके से एक पत्र यानी कि स्क्रिप्ट, और भोज यानी कि वो बिर्च की खाल जिसे उस पर लिखी जाती थी। तो पाम लीव यानी कि ताड़ पत्रों से बनी मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज आप देख सकते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। बुक बनाने के लिए पाम यानी कि ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बिर्च यानी कि बुर्ज जिसे हम भोज कहते हैं, भोजपत्र। तो बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक मैन्युस्क्रिप्ट को आप यहाँ देख सकते हो, है ना। यहाँ देखो,
तो इतने सालों में इनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट को इंसेक्ट यानी कि कीड़ों ने खा लिया था, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो पेड़ होते थे उसकी खाल से, उसकी छाल से बने होते थे, तो उसमें तो कीड़े लग जाते थे, वो खत्म, मतलब सड़ जाती थी, कीड़े उसे खा लेते थे, और कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर भी ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट आज भी अवेलेबल है। पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट टेम्पल्स यानी कि मंदिरों और मोनेस्ट्रीज यानी कि विहारों में प्रिजर्व्ड यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से रखी जाती थी, प्राप्त होती है। इन बुक्स में रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस, लिव ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, इन सभी बातों का उल्लेख, सभी प्रकार के सब्जेक्ट यानी विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अलावा हमारे यहाँ एपिक्स यानी कि महाकाव्य, है ना, रामायण द एपिक, महाभारत द एपिक, वैसे पोएम्स यानी कि कविताएं और प्लेज यानी कि नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं, जबकि दूसरे प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत लैंग्वेज का जो उपयोग है वो आम लोग करते थे। अब हम इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख की भी स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो जैसे पत्थरों पे या किसी सिल्वर प्लेट के ऊपर लिखा गया हो या कुछ भी, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, राइट। सो हम इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों की भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे लेख, स्क्रिप्ट, स्टोन यानी कि पत्थर या फिर मेटल के ऊपर, हार्ड सरफेस जिसे है ना, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा हुआ कुछ भी, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलते हैं? या तो वो स्टोन के ऊपर लिखे होते हैं या तो मेटल्स के ऊपर, धातु के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे गए मिलते हैं। कभी कभी किंग्स या दूसरे लोग अपने ऑर्डर्स को इस तरह इंस्क्राइब्ड करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन भी कर सके, उनको फॉलो कर सके। कुछ दूसरी तरह के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित दूसरे मैन एंड वुमेन ने भी अपने डीड्स यानी कि अपने कामों को इंस्क्राइब्ड करवाए हैं, मतलब जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो सब उन्होंने लिखवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले किंग्स बैटल्स में यानी कि जब लड़ाई लड़े जाते थे तो अपनी जो विक्ट्रीज होती थी ना, विक्टीरियस जर्नी, एक अपनी जीत का हिसाब, लेखा जोखा, वो रिकॉर्ड रखते थे उसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि हार्ड सरफेस पर लेख लिखने वाले के क्या एडवांटेज थे? वो हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या एडवांटेज थे? जैसे हमने देखा ना कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो ताड़ के जो वो छाल होती है उसके ऊपर या बिर्च के छाल पे लिखे जाते हैं, तो उसमें तो कीड़े पड़ जाते हैं, वो तो सड़ जाती है। तो ये एक स्टेप और है, ये एक लेवल अप गए हैं, ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। तो उसके एडवांटेज क्या है? तो इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, है ना, ये कभी सड़ते नहीं है, तो इसीलिए ये सारे एडवांटेज थे हार्ड सरफेस पे लिखवाने का। ऐसा करवाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज भी आती थी वो भी आप सोचिए स्टूडेंट, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरी कई चीज़ें पास्ट में बनी और यूज़ में लाई जाती थी। ऐसी चीज़ों को स्टडी करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करता है ना, कि ये कितने साल पहले की है, ये कैसे इस्तेमाल होता होगा, है ना, वो सारी चीज़ें जो स्टडी करता है उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे हम पुरातत्वविद कहते हैं ना हिंदी में, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंट से बनी बिल्डिंग के जो नमूने होते हैं, अवशेष जिसे हम कहते हैं, वो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स यानी कि जो चित्र होते हैं, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ जो होती है वो, उनको स्टडी करते हैं ये लोग। और वो टूल्स, औजार कहते हैं ना, वेपन्स यानी कि हथियार, पोट्स यानी कि बर्तन जो होते हैं वो, ऑर्नामेंट्स जो क्या कहते हैं, आभूषण पहनते थे, जो गहने पहनते थे वो, फिर कॉइन्स यानी कि जो सिक्के, है ना,
उनकी प्राप्ति के लिए छानबीन यानी कि ढूंढते हैं उसे, ज़मीन के अंदर गड़ गए हो या ऐसा, और उसकी खुदाई भी करते हैं, डिगिंग भी करते हैं कई बार। इनमें से कुछ चीज़ें पत्थर और पक्की मिट्टी या कुछ चीज़ें मेटल की भी बनी हो सकती है। ऐसे सब्जेक्ट हार्ड और जल्दी इम्पेरिशेबल यानी कि जल्दी से वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेटल की हो तो मतलब कई सालों, 2500-3000 सालों तक वो ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहने के बावजूद वो ऐसी ही रहती है, राइट। तो वो इम्पेरिशेबल यानी कि जो जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो, द थिंग विच इज़ नॉट डिस्ट्रॉय ईजीली, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरिशेबल, राइट। तो वैसी चीज़ें होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स यानी कि जानवर, बर्ड्स जैसे हम चिड़िया कहते हैं, फिश यानी कि मछलियों के बोन्स यानी कि हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन्स, है ना, कि अगर कुछ वनस्पति के अवशेष मिल जाते हैं, और वो जो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो तो मतलब ज़मीन में ही ऐसे मिल जाते हैं। यदि सीड्स ऑफ ग्रेन, है ना, अन्न का कोई दाना या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए फॉर्म में बचे रहते हैं, ऐसे के ऐसे। चलिए आगे देखते हैं कि डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। तो इसके आगे का हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, तीसरे पार्ट में देखेंगे, है ना।